स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें भी बताते हैं। और आज आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल हमें 9136934065 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आगे आपको किस तरह की रणनीति बनानी है उसके लिए भी आपको दिशा निर्देश देंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, और साथ ही हमारे साथ जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर जी स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करेंगे, जहां भारी बिकवाली दिख रही है। हमने पिछले हफ्ते ही चंद्रशेखर सर आपसे बातचीत हुई थी, आपने भी आगाह किया था कि इन लेवल्स पर आप दूर रहें, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। और देखिए वहाँ से कितनी गिरावट आई है, करीब करीब 2% की गिरावट सोने में और 2.5% से ज़्यादा की गिरावट चांदी में दिख चुकी है। इंट्राडे में चांदी करीब 2500 रुपये भी टूट चुकी थी। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है? क्या और गिरावट आपको यहाँ से दिख रही है, या जो इजराइल और ईरान में जिस तरह की बयानबाजी चल रही थी, जिस तरह के तनाव थे, वो कम हुए हैं तो वॉर प्रीमियम यहाँ से कम होता दिख रहा है? आप इस गिरावट को कैसे देखते हैं सर? हाँ, बिल्कुल। मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है कि ये भाव जरा घट गया है। इसके दो कारण है। एक कारण है जो तनाव है, जो तनाव ज़रा कम हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई तनाव नहीं है, अभी तनाव कम हो चुका है। और लोग सभी एडमिनिस्ट्रेशन, सभी राज्य, सभी सरकारें मानती है कि इसमें जो डी एस्कलेशन करना है तनाव में, वो धीरे धीरे हो रहा है। दूसरा एक है यूएस फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट कट साइकिल अब शायद जून में भी नहीं होगा। पहले लोग कहते थे मार्च, मैंने तो बिल्कुल मैं माना ही नहीं। अब फिर लोग करने लगे जून। अभी मुझे जो आंकड़े देख करके लगता है, यूएस में जो महंगाई का दर है वो देख करके लगता है कि शायद जून में भी रेट कट नहीं होगा। तो उसका भी एक संकेत मार्केट में जा रहा है। और इसी के वजह से सोना में हमने गिरावट देखा है। ये गिरावट और भी जारी रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि ये जो उछाल आया था सोना में, ज़रूर इसका अंदर $150 से लेकर के $200 तक वॉर रिस्क प्रीमियम था। वो प्रीमियम धीरे धीरे घटेगा आगे जा कर के। और एक दृश्य में ये भी देख रहा हूँ कि समझिए बाई चांस एक सीज फायर का ऐलान होता है तो गोल्ड टूटने का भी संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, मगर ऐसा होने का संभावना है। और उसका सोने का जो असर है वो हमें चांदी पर भी दिख रहा है। ओके सर, आप जवाब दे रहे हैं चंद्रशेखर सर, और एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या $150 गोल्ड यहां से और टूट सकता है क्या कॉमेक्स पर? उनका सवाल भी आ गया आपके बोलते बोलते, क्या कहेंगे उनको? हाँ, नहीं, हमें अभी रुक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तनाव है और भी कम होगा, होने का संभावना भी है। तो जैसे तनाव और भी कम होता है और समझो एक सीज फायर का ऐलान होता है, तो ज़रूर $100-150 सोना टूटने में कोई बिल्कुल देयर इज नो डाउट एट ऑल कि ऐसा होगा, क्योंकि रिस्क प्रीमियम जो है वो घट जाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए तो करीब करीब $80 तक की गिरावट कॉमेक्स पर रिकॉर्ड लेवल से आ भी चुकी है। तो ये डेफिनेटली यहाँ से $100 और गिर सकता है अगर सीज फायर का ऐलान हुआ, तनाव कम होते हैं। जैसे जैसे वॉर प्रीमियम यहाँ से कम होगा, दाम और नीचे आएंगे। भूपेश जी, आप बताइए गोल्ड में टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड अब चार्ट पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का बाजार जैसे कि पिछले हफ्ते चंद्रशेखर सर कह रहे थे कि इसका वार का प्रीमियम 100 से $150 का है। और मैं अक्सर चंद्रशेखर सर को हमेशा जहां भी उनकी लिखावट मिलती है या टीवी पर साथ में होते हैं तो उनको फॉलो करता हूं और बहुत ध्यान से सुनना होता है। तो मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूंगा। टेक्निकल चार्ट में मुझे बाजार अभी भी कमजोर दिखता है। नीचे में मुझे लगता है कि जो $2342 वाला बाजार है, नीचे में 2310 और $2260 के आसपास मुझे आता हुआ समझ आता है। और हर राइज पर बाजार को सेल ऑन राइज का बाजार है अभी। और
मुझे लगता है कि अभी ये जो गिरावट है ये फर्स्ट अटेम्प्ट की गिरावट है। हर बाउंस बैक पर अब बाजार को बेचना चाहिए। बेचने की सलाह यहाँ पर भूपेश जी की तरफ से भी आ रही है। चंद्रशेखर सर, चांदी की बातचीत कर लेते हैं। चांदी की गिरावट और भी ज्यादा स्टीप है, गोल्ड के मुकाबले और ज्यादा तेजी से चांदी नीचे आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 4.5% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो और एमसी एक्स पर भी अगर आप देखें तो 81,200 रुपए तक फिसल चुकी है, 0.25% की गिरावट यहां भी। क्या लग रहा है, क्या इस गिरावट में भी अभी मौके हैं या अभी वेट करें, मार्केट को स्थिर होने दे, उसके बाद खरीदारी की सोचे? हाँ बिल्कुल, और भी ज़रा डाउनसाइड में रिस्क देख रहा हूँ सोना और चांदी दोनों के लिए। मगर चांदी में हमें ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि चांदी मार्केट, विश्व मार्केट एक डेफिसिट में चल रहा है और चांदी का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो अच्छा रहेगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो अब जो गिरावट आई है इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक फॉल। जैसे गोल्ड ऊपर जाता है तो चांदी भी ऊपर जाएगा, तो गोल्ड गिर रहा है तो चांदी पे भी उसका असर हमें दिखाई देगा। तो मगर ओवरऑल हम देखेंगे ज़रूर। मैं मानता हूं कि इस लेवल से और भी ज़रा चांदी घटने का संभावना है, बट उसका बाद आई एम श्योर डिमांड विल पिकअप और मार्केट ऊपर जाने का संभावना है। ओके, हम लगातार 2 हफ्ते से यही कोशिश कर रहे थे ईटी नाउ स्वदेश पर कि लोगों को सतर्क कर रहे थे कि जिस तरह की तेजी आई थी, 15% तक की तेजी आ गई 2 महीने में, तो डेफिनेटली ये रिस्क यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। ये नॉर्मल इस तरह की तेजी आमतौर पर नहीं होती है, नॉर्मल बाइंग में इस तरह के चाल नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बता रहे थे कि आप सतर्क रहें और यहाँ इस गिरावट में अचानक से ना कूदें, मार्केट को स्थिर होने दें। अगर और गिरावट आती है उसके बाद आप यहाँ पर फिर मौके तलाश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी ले, फिर खरीदारी कर सकते हैं। एक दर्शक है, कौस्तुभ वर्तक है, शादी के लिए ना इनको सोना खरीदना है, कब खरीदना चाहिए जानना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर सर, कुछ इनको गाइड कर पाएंगे आप? पता नहीं शादी कभी है, मगर और मैं मानता हूँ और भी ज़रा डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है सोने में। कब होगा, कितना होगा बताना मुश्किल है, मगर वो 1 महीना तक रुक सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक डाउनसाइड आपको उनको ज़रा और भी कम भाव में सोना मिलने का संभावना निकलेगा। ओके, यानी अगर आप 1 महीने और रुक जाएंगे तो और आपको बार्गेन बाइंग का मौका मिलेगा, नीचे के लेवल में खरीदने का मौका मिल सकता है। चलिए, अगले दर्शक का सवाल है अनिल कुमार का। वे सोने चांदी में लंबी अवधि के लिए खरीद का स्तर जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे उनको एंट्री करना चाहिए। भूपेश जी, इनको गाइड कीजिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, किन लेवल्स पे इनको एंट्री करनी चाहिए? जी, पहले सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए 79,000 का जो लेवल रहेगा, वो मेरे हिसाब से उचित रहेगा। वहां तक कोई बाजार में मुझे लगता है कि आसानी से करेक्शन आना चाहिए। और 79,000 के नीचे की बात करें तो थोड़ा मार्केट और एक्सटेंड होता है, तो 77,500 तक भी ये एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि चांदी के बाजार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी बाजार करेक्ट होता है तो 5 से 6% चांदी का बाजार अधिक टूटता है एक्सपेक्टेशन से। वहीं बात करें गोल्ड की, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में 68,000 का लेवल एक उचित लेवल रहेगा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोनों भाव का इंतजार करना चाहिए। अभी गिरावट का पहला दिन है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी के हिसाब से। जल्दबाजी ना करें, अभी वेट करें, उसके बाद आप नई एंट्री करें। अगले दर्शक हमारे साथ फिर से चांदी पर हैं। इनका सवाल है कि चांदी नीचे में कहां तक फिसल सकती है और कब खरीदारी करनी चाहिए। चांदी नीचे में सर कुछ रेंज देख रहे हैं चंद्रशेखर सर, आपको लग रहा है? नहीं, बहुत मुश्किल है, मगर मैं डॉलर रेट में बताऊं तो वो $26 तक आने का संभावना है ओके, मेरे अनुमान में। ओके। भूपेश जी, चार्ट पर बताइए, आपको चार्ट के हिसाब से चांदी कहां तक जाती नीचे दिख रही है, कुछ गाइड कर पाएंगे इनको? जी, बिल्कुल। जैसे कि सर ने भी बोला अभी के $26, मुझे लगता है कि $26 25.90 सेंट के आसपास है ना, इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। वहीं यहाँ के बाज़ारों की बात करें तो 79,000 से लेके 77,500 के बीच में जहाँ कहीं भी चांदी मिलती है, मुझे लगता है कि वो एक सेफ बेट रहेगी। और मार्केट
एक समयावधि के बाद फिर से टर्न अराउंड लेना चाहिए, और जब टर्न अराउंड लेगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल पे ज़रूर से बताया जाएगा। चलिए अब अगले कॉन्ट्रैक्ट, अगली कमोडिटी की तरफ बढ़ते हैं, कच्चा तेल, जहां पर 4 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। क्रूड का भाव $86 तक फिसलकर आ चुका है। हफ्ते भर में करीब करीब 5% की गिरावट दिखी है और आज भी 1% कमजोरी यहां पर दिख रही है। 6,800 के आसपास MCX क्रूड, WTI क्रूड $82 के आसपास और ब्रेंट क्रूड का भाव $86 के आसपास है। चंद्रशेखर सर, जिस तरह से गिरावट आई है, एक तरफ यूएस के क्रूड स्टॉक भी बढ़े हैं, रेट कट को लेकर अनिश्चितता है, लगातार हॉकिश टोन दिख रहे हैं फेड ऑफिशियल्स के, और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है यूएस से वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उन टोन को। लग रहा है कि दरें इस बार जून जुलाई में भी घटने वाली नहीं है। इन सबको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या होगा कच्चे तेल में आगे? क्या और गिरावट और डाउनसाइड आप यहां से देख रहे हैं क्रूड में? क्रूड काफ़ी दबाव में है कई कारणों से। तो एक है जैसे कि आप जानते हो जियोपॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे घटने का संकेत तो हमें ज़रूर मिल रहा है, और यूएस का ब्याज दर जैसे आपने बताया जून में तो नहीं होगा, उसका बाद ये होने का संभावना है। तो ये जो स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पर चला गया था, खास करके ब्रेंट क्रूड में, तो वो अब वो जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स अब एग्जिट कर रहे हैं मार्केट, उसका ही असर हमें भाव में दिख रहा है। मैं और भी $2-3-4 तक डाउनसाइड रिस्क और डाउनसाइड पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूँ ब्रेंट क्रूड में। ओके, $2 से $4 तक की गिरावट और चंद्रशेखर सर को लग रहा है, यानी नीचे $82 तक भी ब्रेंट क्रूड जाने की संभावना बन रही है। अगर सीज फायर की बातें अगर बन जाती है तो डेफिनेटली ये गिरावट और भी डीप हो सकती है। एक दर्शक भी है जिनके सवाल क्रूड और नेचुरल गैस पर है। पूनम है जम्मू से, क्रूड और नेचुरल गैस में जाना चाह रहे हैं भूपेश जी, क्या करना चाहिए इनको? क्रूड की बात करें तो क्रूड का अभी ऊपर से एक टर्न अराउंड लिया हुआ है, और मुझे लगता है कि 6,930-40 अब क्रूड आसानी से क्रॉस नहीं करना चाहिए। करंट भाव में भी क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में 6,610 और 6,510 के टारगेट आने वाले समय में संभावित रहेंगे। वहीं बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस का बाजार नीचे से एक टर्न अराउंड का संकेत दे रहा है। संकेत अभी इनिशियली है, तो मुझे लगता है कि बाजार 150-51 के ऊपर जब भी सस्टेन करता है नेचुरल गैस का बाजार, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 145 के स्टॉप लॉस रखकर इसमें पोजिशनली टारगेट 160 और 170 तक के संभावित रहेंगे। क्रूड और नेचुरल गैस के बाद क्रूड और एनजी से ही जुड़ी हुई एक खबर है कि क्रूड और नेचुरल गैस का मिनी कॉन्ट्रैक्ट में अब ऑप्शंस आ रहा है। कल से MCX पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्रूड मिनी ऑप्शंस में जून और जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत हो रही है और नेचुरल गैस मिनी ऑप्शंस में मई और जून के कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत होगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पर आधारित होगा, यानी फ्यूचर्स उसका अंडरलाइंग होगा। क्या आप बताइए भूपेश जी, किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं? आपके जो क्लाइंट्स होंगे क्या वो उत्साहित है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम क्लॉक हो रहे हैं, जिस तरह के रिकॉर्ड टर्नओवर क्रूड के ऑप्शंस में, नेचुरल गैस के ऑप्शंस में हो रहे हैं, क्या मिनी को के ऑप्शंस में भी उसी तरह का रिस्पांस मिलेगा? जी बिल्कुल सर, जैसे कि पिछले अगर 3 महीने का डेटा देखा जाए MCX का, तो लगभग 60% से अधिक की बढ़त ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड में देखी गई है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी लॉन्च हो रहे हैं, ये छोटे निवेशक या जो छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए काफी उपयोगी रहेंगे, और आने वाले समय में धीरे धीरे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वॉल्यूम काफी हद तक बढ़ने वाला है। जिस तरीके से NSE ने अपने विभिन्न इंडेक्स में अब जैसे जैसे ऑप्शन लॉन्च किए, वैसे वैसे वो सुपर हिट होते रहे, वैसे वैसे MCX के बाजार में भी अब रुख ऑप्शन की तरफ काफी देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ऑप्शन भी हिट होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते, एक खबर है चीनी को लेकर। चीनी को लेकर दो खबरें आ रही हैं। एक तो चीनी शेयर्स भी आज चल रहे थे। दो खबर, एक ये है, एक तो दाम बढ़ रहे हैं चीनी के, जो एक्स मिल प्राइसेस है उसमें 1 से 2 रुपए की तेजी आ गई है, और साथ ही दूसरी खबर ये है कि चीनी मिलों के पास जो ट्रांजिट में पड़े बी हेवी मोलासेस के
को एथनॉल में डाइवर्जन की इजाज़त मिल सकती है। इस तरह की भी खबरें आ रही है, क्योंकि सरकार ने जब 17 लाख टन का कैप लगाया था कि उससे ज़्यादा वो शुगर केन जूस और बी हेवी मोलासेस का डाइवर्जन एथनॉल के लिए नहीं कर सकते हैं, तो उस दौरान पहले से स्टोर किए गए मिलों के पास जो बी हेवी मोलासेस बच गए थे वो 8 लाख टन के आसपास होने की संभावना है। उसके डाइवर्ट करने के लिए एथनॉल में ये इजाज़त मिल सकती है। तो ये दोनों खबर है जो पॉजिटिव खबर है, क्योंकि एक तरफ से हीट वेव चल रहा है, से भी डिमांड है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड हो रही तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, घरों में भी इस्तेमाल चीनी का बढ़ जाता है गर्मियों में, तो ये सब सारे फायदे शुगर को मिल रहे हैं। लेकिन आगे स्थिति क्या रह सकती है, ये बात करते हैं। हमारे साथ राहिल शेख हैं, एमडी है मियां कमोडिटीज़ के। राहिल भाई, क्या हो रहा है क्रूड शुगर में? आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं? इंडस्ट्रीज क्या खुश है क्या मौजूदा प्राइस से? तो देखिए, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि ऑफ सीजन और इन सीजन प्राइसेस हमेशा डिफर करेंगे। तो जितनी मिले महाराष्ट्र में काम कर रही थी, कर्नाटक में और अबाउट 80% यूपी में, वो सारी अभी बंद हो चुकी है। तो टिपिकली हम अभी ऑफ सीजन में आए हैं जिसमें प्राइसेस हमेशा बढ़ने की थोड़ी संभावना रहती है। तो जो प्राइसेस महाराष्ट्र में पिछले महीने 34 रुपए चले गए थे, वो 35.5 रुपए S30 के दाम के आ गए, और यूपी जो 3850 थे वो 39 और 3950 आ गए। तो ये बेसिकली अप्रैल में दिस आर दी कंज्यूमिंग मंथ ऑल्सो। तो यहाँ पीरियड पे जनरली प्राइसेस अच्छे रहते ही है। उनको एक स्लैक मिलेगा फिर जून जुलाई का, फिर वापस से त्योहारों का महीने चालू होते हैं, एंड दिस इज द ऑफ सीजन क्रॉप। तो ये टाइम पे थोड़ी हमेशा रहती है, और भारत सरकार कोटे से ये मार्केट को कंट्रोल में रखती है। तो आप पकड़ लीजिए, ये महीने का उन्होंने 25 लाख टन दिया, जो बताता है कि हमारा कंजम्पशन 300 लाख टन के करीब होना चाहिए। तो मेरा ये अनुमान रहेगा कि ये जो पीरियड है, जो ऑफ सीजन के पीरियड है, इसमें हमको 25 से 27 लाख टन महीने की गरज रहेगी। एज यू नो कि अभी हीट वेव भी है, तो कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, एंड ये में थोड़े प्राइसेस जो है वो हायर तरफ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टिव रहेगा मार्केट में, ये नहीं कह सकता कि बहुत नीचे आ जाएगा। इंडस्ट्री को तो बेनिफिट ही करना चाहिए सर, यहाँ से फायदा ही होगा। सर, यूएसडीए की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अब उनका कहना है कि 2024-25 में 345 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरह की स्थिति बन रही है? प्लांटेशन को लेकर किस तरह की खबरें आ रही हैं? आप लोगों के पास कुछ रिपोर्ट है क्या? सर, रिपोर्ट मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट में कुछ गलतियां हैं। करंट ईयर का उत्पादन हमारा 320 लाख टन हुआ है, और ये ड्रॉट ईयर रहा है हमारे लिए। तो अगले साल कुछ आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, ये तो पक्का। तो हमारा अनुमान है कि हम 310 लाख टन 315 लाख टन का उत्पादन नेक्स्ट ईयर करेंगे। हम पकड़ के चलते हैं कि भारत सरकार फिर हमको अनुमति देगी कि हम 1.7 या 2 मिलियन जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आएगा उसको वो एथेनॉल में डाइवर्ट करने की परमिशन देगी। तो एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 78 लाख टन रहता है। तो यूएसडीए की जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ से ये फिगर निकाला है। 345 हो सकता है, वो कह रहे होंगे कि पूरा प्रोडक्शन है कि शुगर और एथेनॉल में जो डाइवर्ट होना है, हो सकता है इसलिए कि शुगर के लिए उन्होंने अलग से नहीं किया होगा डाइवर्जन। हो सकता है कि 20 लाख टन इससे अलग करने के बाद वो 320-25 के आसपास का बैठे। हमारे साथ चंद्रशेखर सर भी है। सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो आंकड़ा है यूएसडीए का, जो शुगर रिपोर्ट आता है, उसमें हमें हर टाइम 10% हमें कम करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक देयर इज एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि हाउ यूएस में जो शुगर का जो एस्टिमेशन होता है वही लॉजिक को इंडिया में लगाते हैं। तो प्रोडक्शन जो यूएसडीए का रिपोर्ट में 10% ज़्यादा दिखाई देगा हमें। तो ये जो 34.5 मिलियन टन का जो उनका प्रोडक्शन का अनुमान है, उसमें वी नीड टू रिड्यूस इट बाय 10%, तभी हमें रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगा। ओके सर, उस रिपोर्ट में एक लाइन ये भी थी, जो क्रिस्टलाइज व्हाइट शुगर, उनके लिए उन्होंने 320 लाख टन के आसपास का ही दिया था। तो वो बिल्कुल सही, आपने 10% के आसपास का जो आंकड़ा आपने सही बताया। राइट। और एक चीज है, हमें ये भी पता करना है कि बुआई का एरिया क्या है। 24-25 सीजन के लिए बुआई अभी खत्म हो चुका है, उसका एरिया कितना है
वो भी हमें जानना चाहिए। राहिल भाई, आप इस पे कुछ बताएंगे क्या? कुछ बुआई एरिया को लेकर कुछ रिपोर्ट आ रही है आप लोगों के पास? ने बढ़ाया था ये टाइम, जो जनरली हम जून जुलाई में बढ़ाते हैं, उसको हमने ये टाइम फरवरी में ही बढ़ा दिया था। तो यूपी के लिए थोड़ा सा हमको टाइम मिल गया कि हम यूपी में थोड़ी प्लांटिंग कर सकेंगे फॉर 24-25, और महाराष्ट्र में भी। तो आई थिंक पिछले साल से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से लगभग इक्वल ही रहेगा नंबर, क्योंकि ये साल ड्रॉट ईयर था हमारे यहाँ पे। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्लांटिंग कम हुई थी, डिस्पाइट प्रोडक्शन नंबर ज्यादा बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एंड लेट रेन्स। बट जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये साल एक्स्ट्रा प्लांटिंग नहीं होती तो ये हमारा प्रोडक्शन को हमको 300 लाख टन के नीचे मानना पड़ता था। बट बिकॉज हमारे यहाँ प्लांटिंग हो गई है विद टाइमली अनाउंसमेंट ऑफ हायर FRP, उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो क्षेत्र लास्ट ईयर रहा है वो ये साल भी रहेगा। सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरा अनुमान है पिछले साल में जो 6 मिलियन हेक्टर यानी 60 लाख हेक्टर का जो सरकार का अनुमान था एकरेज का, वो ज़रा ओवरस्टेटेड है, ऐसा मेरा अनुमान है। हम पिछले कई सालों का ट्रेंड देखेंगे तो एक बहुत बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है पिछले साल के लिए। मैं नहीं मानता हूं कि 60 लाख हेक्टर में बुवाई हुई थी पिछले साल। तो शायद 55-56 लाख हेक्टर में यानी 5.6 मिलियन हेक्टर ही मैं मान के चलता हूं। और ये जो केन के हार्वेस्ट के आंकड़े हैं वो भी यही स्थापित करते हैं कि इट विल बी अबाउट 5.5 मिलियन हेक्टर्स। उसका लगभग वही लेवल या उससे ज़रा कम इस साल एकरेज होना चाहिए गन्ने का, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, तो ये शुगर सेक्टर को लेकर आपने रिपोर्ट देखा कि किस तरह की रिपोर्ट है, किस तरह से प्राइसेस भी बढ़े हैं और मिलों को भी फायदा हो रहा है, और आगे किस तरह की स्विंग हो सकती है, कितना एरिया है, इस पर भी आपने ये पूरा अनुमान, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। लेकिन चलिए, शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वक्त कम है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और कमोडिटीज़ हमारे पास हैं, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। वो है जीरा, धनिया, इन दोनों में भी गिरावट आज काफ़ी दिख रही थी। महावीर गुप्ता है हमारे साथ, हाजिर के कारोबारी है, कोटा से आते हैं, कोटा की मंडी में बैठते हैं। सर, सबसे पहले जीरे में बताइए क्या हो रहा है, अराइवल्स की स्थिति क्या है और भाव को लेकर आपका अनुमान क्या है अब यहाँ से? नमस्कार सर। एक्चुअली थोड़ा सा अराइवल में वापस सुधार देखने को मिला है। हाँ, और थोड़ा डिमांड भी है, इसलिए बाजार स्टेबल है और नीचे से लगभग 10 से 12 रुपए सुधरा भी है। तो लेकिन सर, वायदा में उस तरह का सुधार दिख नहीं रहा है, वायदा में आज भी नरमी दिख रही थी। वायदा अगर एक तरह से देखा जाए तो विपरीत चल रहा है, जबकि फिजिकल मार्केट में अप हुआ है, बाजार बड़ा है। मतलब फिजिकल में क्या भाव चल रहा है? जीरे का भाव क्या है सर कोटा मंडी में? फिजिकल में जैसे अगर आप कोटा नहीं आता, नागौर मंडी का जैसे भाव है तो 210 रुपए से लेकर 220 रुपए बढ़िया माल बिक रहा है। अभी जो ऊंझा से जो एक्सपोर्ट होता है सिंगापुर क्वालिटी, उसका भाव लगभग 4600 रुपया है। ओके, यानी 230 रुपया। ओके, तो उस हिसाब से थोड़ा सुधार दिख रहा है जीरे में, क्योंकि डिमांड आई है, अब लोगों ने लेना चालू किया है। सब लोग एक बॉटम का वेट कर रहे थे और बॉटम के बाद थोड़ा सा सुधार होती, डिमांड बहुत अच्छी आई है। ओके, तो महावीर जी, आपको क्या लगता है अब भाव यहाँ से नीचे नहीं आएंगे? अब ये बॉटम आउट यहाँ पे होगा बाजार? हाँ, अभी तो सर मुश्किल लग रहा है कि इससे नीचे जाएगा, क्योंकि किसान भी बेच नहीं रहा है। हमने किसान का रुख भी देख लिया है कि आवकों में कोई इतनी अप्रत्याशित तेजी नहीं आई है, ज्यादा आवकें नहीं हुई है। ओके, नहीं, आपकी बात वैलिड है, क्योंकि आज की जो अराइवल्स की रिपोर्ट भी है और धीरे धीरे पीक अराइवल्स की तरफ हम जा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत ज्यादा यहाँ से गिरावट नहीं दिख रही है। आपकी पॉइंट्स यहाँ पे वैलिड दिख रहे हैं। धनिया में सर बताइए, धनिया 7500 के नीचे आ गया है, कब खरीदना चाहिए धनिया? धनिया अभी और नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है। कितना? क्योंकि धनिया में अब डिमांड कम होती जा रही है। धनिया की जो खरीदी थी, मेजर बाइंग था, वो लगभग 60% पूरा हो चुका है कंपनियों का। हाँ, तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से 10 रुपए किलो और घटने का चांस है। ओके, 10 रुपए किलो की और गिरावट की संभावना है। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और फटाफट से मसालों पर अपनी राय रख ली कि मंडियों की क्या स्थिति है। शुक्रिया भूपेश जी आपका और चंद्रशेखर सर आपका, आप वक्त दिया, स्टूडियो आए यहाँ हमारे लिए। चलिए, तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।